Hey students, welcome to BBA Simplified by Dr. Venki Sharma. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ हिंदी में रिकॉर्ड कर दीजिए वीडियोस को। सो आज की जो मैराथन क्लास है विच इज़ ऑन कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, सो आई विल बी कवरिंग ऑल द 5 यूनिट्स और हम हिंदी में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हिंदी में ही आप लोगों के लिए वीडियो, बिकॉज कल आप लोगों का एग्जाम है, तो क्विकली फटाफट से इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करते हैं। इस यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इंडियन इकोनॉमी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। सिंपल शब्दों में इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोग, कंपनीज और गवर्नमेंट तीनों मिलकर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करते हैं। तो इसका मेन पर्पस होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। फॉर एग्जांपल इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स उगाते हैं, कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लोग सर्विस बाय करते हैं और गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। तो इन सबकी एक्टिविटीज के कलेक्शन को हम बोलते हैं इकोनॉमी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड्स, जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। देन फर्म्स, जो प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट, जो रूल्स बनाती है, टैक्सेस लगाती है। और फॉरेन सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, जिसके अंदर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आते हैं। इन सबका इंटरैक्शन मिलकर इकोनॉमी ऑपरेट करती है। अब समझते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब होता है जीडीपी का इंक्रीज होना। ये एक क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ग्रोथ होती है, ये हमें याद रखना है। मान लीजिए कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 200 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 220 लाख करोड़ हो जाता है, तो बोलते हैं कि हाँ, ग्रोथ हुई है। इसके मेजर इंडिकेटर्स जो होते हैं जिनसे हम ग्रोथ नापते हैं, वो होता है हमारा एचडीआई, लिटरेसी, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन। इसके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। अब समझते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये हमें बताता है कि लोगों की लाइफ कितनी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी रिडक्शन। तो अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या जॉब बढ़ रही होती है इकोनॉमी में, तो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे जीडीपी उतना ही रहे या ना बढ़े, तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है अगर उस देश में स्कूल या हॉस्पिटल या जॉब्स बढ़ रही हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्शन का बढ़ना। ठीक है, ये हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर है। डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होना। ये हमारा एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, जैसे कार प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। लेकिन लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन मिल रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है। दोनों ही फैक्टर जरूरी हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हमारी मेजरली आती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया में देखी जाती है। तो हम अभी आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी एक मिक्स्ड, डेवलपिंग और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इसमें हाई पॉपुलेशंस, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, इनकम इक्वालिटी जैसे फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो अब इन्हें हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इस मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। राइट, जैसे हमारा रेलवेज हो गया, ये गवर्नमेंट चलाता है। टेलीकॉम सेक्टर है हमारा, वो प्राइवेट सेक्टर देखता है। बैंकिंग में दोनों सेक्टर्स रहते हैं। ये मॉडल इंडिया को स्टेबिलिटी देता है, इसीलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर ही काम करते हैं। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी। इंडिया का लार्ज पार्ट अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पे एग्रीकल्चर में ही लाइवलीहुड है। जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है, और ये मॉनसून डिपेंडेंसी इसका एक मेजर इशू होता है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मॉनसून डिपेंडेंसी एक इसका मेजर इशू है। Next, we will talk about rapid growing service sector.
सो वी सी दैट देयर इज सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 54% अकाउंट होता है। जैसे आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब इसका पार्ट है। बैंगलोर को वी कॉल इट एज आईटी हब, मुंबई को हम कहते हैं फाइनेंशियल हब, ये सब सर्विस सेक्टर के ही पार्ट हैं। The fourth one is high population growth. We all know that India वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुका है। और जब हम पॉपुलेशन के पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा वर्कफोर्स है इंडिया के पास इस टाइम पे अवेलेबल। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। तो जब भी हम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस दी चैलेंजेस। नेक्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम लो होने का रीजन होता है कि जीडीपी तो बड़ा है पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, हम कंपैरिजन के तौर पे देख सकते हैं, जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम इज $2700, चाइना इज $12,000, यूएसए इज $80,000। तो ये दिखाता है कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो हमारा मेजर चैलेंज है। दिस रिफ्लेक्ट्स इनकम इन इक्वालिटी, राइट। देन इज अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में अगेन रिच और पुअर का जो गैप है वो काफी हाई है। अर्बन और रूरल इनकम में जो डिफरेंसेस हैं वो भी इसी का ही इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। और हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल इनइक्वालिटी भी इसके अंडर हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, उनकी हाई सैलरी होती है, वो बहुत ज़्यादा हाईली अर्न करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स को देखते हैं, वो बहुत लो वेजेस पर काम करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा रिच और पुअर का गैप और इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्ट्रक्चर। अगली स्लाइड में हम इन सबको डिटेल में देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमारा कोल हो गया, आयरन हो गया, फर्टाइल लैंड हो गई, वाटर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तो डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा बेस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत वीक है। तो वी कैन से दैट इंडिया हैज कोल, आयरन, फर्टाइल लैंड, बट इट इज ऑल अंडर यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये सब हमारा ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट है। इंडिया के पास वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी। तो अगर ये जो स्किल डेवलपमेंट इन इस पॉपुलेशन का हो जाए तो इंडिया एक्चुअली एक सुपर पावर बन सकता है। तो चैलेंज क्या है इंडिया का? अनएम्प्लॉयमेंट प्लस दिस स्किल गैप। ये चैलेंज को फिल कर देंगे, देन वी कैन सी इंडिया एज अ सुपर पावर। द थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर द कैपिटल हायर विल बी द आउटपुट। जैसे हाईवेज बनते हैं, हम इंडस्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेट्रोज बनती हैं, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन के ही एग्जाम्पल हैं। और अभी हम आज की डेट में देखते हैं कि इंडिया जो है वो इम्प्रूव कर रहा है वाया मेक इन इंडिया एंड एफडीआई इनफ्लोज। नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सबसे पावरफुल ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है, राइट। जैसे हमें हमारे पास अभी डिजिटल इंडिया है, यूपीआई है, एआई अडॉप्शन, ये है, ये सब हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं और ये हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, पॉलिसीज हमारी स्मूथ चल पाएंगी और डेवलपमेंट जो है वो बहुत प्रिडिक्टेबल होता चला जाएगा, राइट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में हमारी कस्टम्स, लिटरेसी, विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर ये बैकवर्ड एटीट्यूड को हम हटा दें, ये सोशल बैकवर्ड एटीट्यूड को हम हटा दें, तो जो हमारी प्रोग्रेस है वो बहुत हाई स्पीड पे होने लगेगी। बिकॉज ऑफ दिस सोशल बैकवर्डनेस
द डेवलपमेंट हैज एक्चुअली स्लोड डाउन, और ये ही इसको स्लो करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में अभी रोड्स, रेलवेज, पावर, इंटरनेट, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ये हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, और इन सब के पीछे जो रीजन है वो हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने इकोनॉमी का मीनिंग देखा, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट हमने समझा। हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और डेवलपमेंट इफेक्टिंग फैक्टर्स को भी हमने कवर किया है। ये सब सीसीएसयू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जल्दी से अब हम यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 हमारा बात करता है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इस यूनिट में हम इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के का रिलेशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को डिटेल में समझेंगे। ये यूनिट अगेन सीसीएसयू एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये वो सारे इनपुट्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया हमारा रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन अनइवन है। अभी अभी हमने यूनिट 1 में भी ये चीज पढ़ी है। आगे हम हर रिसोर्स को डिटेल से समझते हैं। लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। लैंड इंडिया का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसमें हमारा सॉइल, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, मिनरल्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अगर हम इंडो जाइजेंटिक प्लेन्स की बात करें, ये हमारा एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल आइडियल है। हम अगर झारखंड और उड़ीसा की ओर जाते हैं तो हमें वहां से आयरन ओर, कोल रिच लैंड मिलती हैं। हम असम की साइड चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए वो परफेक्ट क्लाइमेट है। सो ये जो लैंड क्वालिटी है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट इज मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अगेन इंडिया के पास काफी मिनरल वेल्थ है, जैसे कि कोल, आयरन, बॉक्साइट, जिंक, माइका एंड नेचुरल गैसेस। लेकिन चैलेंज ये है कि माइनिंग टेक्नोलॉजी और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी बहुत लो है। अगर हम इन सब चीजों के लिए मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लें और इन सब चीजों में मॉडर्नाइजेशन हो जाए, तो इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर बन सकता है, और टॉप प्रोड्यूसर्स में लिस्ट में आ सकता है, राइट। देन इज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है लोगों के की जो भी नॉलेज है, स्किल, एजुकेशन और उनका जो हेल्थ लेवल है, वो हम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर पॉपुलेशन हाईली स्किल्ड हो तो इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो करती है। इंडिया का जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है, हमारे पास एडवांटेज है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। बट ये जो स्किल गैप है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके ऊपर अभी इंडिया एक्चुअली में काम कर रहा है। Now let's see what are the various features of India's human resources. इंडिया की ह्यूमन रिसोर्सेज के जो फीचर्स हैं वो उसमें आता है हमारा लार्ज वर्कफोर्स, यंग पॉपुलेशन, रूरल अर्बन डिवाइड, स्किल मिसमैच एंड लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। अगर इन एरियाज पे इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सकती है। Then comes concept of population explosion. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन का रैपिड और अनकंट्रोल्ड लेवल से बढ़ना। इसका इफेक्ट किस पे होता है? अल्टीमेटली हमारी रिसोर्सेज पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बेसिक सा और सिंपल सा मतलब ये है कि जब बहुत स्पीड से अनकंट्रोल्ड लेवल से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती हो। Now, having understood the meaning of population explosion, let's now understand the causes of it. इंडिया में population explosion के जो major reasons हैं उसमें आता है poverty, early marriage, lack of family planning, illiteracy,
कल्चरल बिलीव्स, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारी डेथ रेट कम हुआ है और बर्थ रेट सेम ही हुआ है। सो ये सारे कॉजेज हैं हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। क्या इफेक्ट होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि प्रेशर ऑन लैंड एंड रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा इनकम, हाउसिंग शॉर्टेज, पॉल्यूशन, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स इंडिया को डेवलपमेंट में स्लो करती हैं, राइट? Now let's understand the relationship between population and economic development, which is actually considered as a complex one. पॉपुलेशन के अंडर हमारा लेबर सप्लाई, मार्केट साइज, सेविंग, कंजम्पशन पैटर्न ये सब आ जाता है और इसके दोनों इफेक्ट्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं वी हैव लार्ज लेबर फोर्स, बिग मार्केट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। वहीं नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे रिसोर्स प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट और लो सेविंग्स। तो अगर ये पॉपुलेशन हमारा स्किल बेस्ड हो जाता है तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हमारा बहुत जल्दी एक्सिलरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे, और इसके अंदर प्लीज आप मेंशन भी करिएगा एग्जाम्पल। चाइना ने स्किल डेवलपमेंट किया प्लस उसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, दोनों बैलेंस हुए तो क्या हुआ? फास्ट डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में पॉपुलेशन एडवांटेज है लेकिन स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बहुत स्लो है, बट पोटेंशियल जो है वो अभी फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया ने 1952 में वर्ल्ड की पहली पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके बाद 1976 और 2000 में मेजर रिविजन्स आए थे। इनका मेन फोकस जो था वो फैमिली प्लानिंग, हेल्थ इंप्रूवमेंट और बर्थ रेट रिडक्शन पर था। 1952 में जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना। ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था, लेकिन अवेयरनेस लो थी इसलिए इम्पैक्ट बहुत ही स्लो रहा। फिर पॉपुले जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसी आई वो 1976 में आई। इसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। यहाँ पे हमारी मिनिमम एज ऑफ मैरिज रिवाइज हुआ, इंसेंटिव्स फॉर स्टेरिलाइजेशन मिलने लगे, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स को एक्सपैंड किया गया। हाउएवर इमरजेंसी के टाइम पे जो फोर्स्ड मेजर्स की वजह से ये सब पब्लिक रेजिस्ट करने के लिए आई, पब्लिक ने बहुत रेजिस्ट किया उसको इमरजेंसी के टाइम पे। फिर जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000, इसका सबसे प्रैक्टिकल पॉलिसी, इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिसी कहा गया है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो था टीएफआर को 2.1 तक ले जाना, यूनिवर्सल एजुकेशन, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ इंप्रूव करना, कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेस को बढ़ाना और इम्यूनाइजेशन कवरेज को 100% कवर करना, राइट? हम जब अचीवमेंट की बात करते हैं कि इंडिया कितना अचीव कर पाया एनपीपी 2000 को, तो पॉलिसी के बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुए। हम वी हैव नाउ सीन दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम हो गया है, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, हेल्थ सर्विस इंप्रूव हुई है, फीमेल लिटरेसी इंक्रीज हुआ है और अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि काम की इच्छा और कैपेसिटी होने के बाद भी जॉब का ना मिलना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर चैलेंज है, राइट? बहुत सारे अलग-अलग तरीके के टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर स्किल मिसमैच आ जाता है। फिर हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब हम जॉब चेंज के बीच का जो गैप होता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन देयर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, राइट? फिर होता है हमारा एक क्लिनिकल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर रिसेशन के बाद के टाइम पे जो जॉब लॉसेस होते हैं तो उसको साइक्लिकल कहते हैं, क्योंकि ये साइक्लिकल बेसिकली बिजनेस साइकिल से डिराइव हुआ है। देन इज डिसगाइज्ड व्हिच इज वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर। इसमें एक ही काम को अननेसेसरी ज्यादा लोग करते हैं, उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं? हाई पॉपुलेशन की वजह से, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है,
अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर है, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है, लैक ऑफ स्किल्स एंड रीजनल इम्बैलेंसेस। तो क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें, या हमारी इकोनॉमी या इंडिया क्या मेजर्स ले रही है इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए? इंडिया को ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग व्हिच इज नाउ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर एनईपी। सो इंडिया ने ऑलरेडी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। देन इज एमएसएमई प्रमोशन, मीडियम साइज, राइट। देन इज स्टार्टअप सपोर्ट, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो गया हमारा जैसे मनरेगा एंड स्किल इंडिया मिशन। इन सब के ऊपर अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली स्टेप्स ले रही है और बहुत रैपिडली इनके ऊपर मेजर्स लिए जा रहे हैं। सो दिस इज वेयर अगेन वी फिनिश आर यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमने इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डेवलपमेंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। हमने देखा कि क्या पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं और क्या अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, हमने वो भी समझे। ये सब एग्जाम में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस यूनिट में हम इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। ये यूनिट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर रोल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। समझते हैं फटाफट। First thing that come into this unit is agricultural structure of India. So it includes land pattern, cropping pattern and productivity. We all know India एक agricultural country है. Agriculture पर millions of people they depend onto agriculture. हमारा employment, income, food supply ये सब agriculture से ही linked हैं। इसके कुछ highlights अभी मैं फटाफट से discuss कर देती हूँ। 45% population directly agriculture में काम करती है। एग्रो इंडस्ट्री इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो भी एग्रीकल्चर ही है, और रूरल इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी का फाउंडेशन है। लैंड रिफॉर्म, देन कम्स लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म का मेन पर्पस था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाना। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लैंड सिस्टम बहुत ज्यादा बायस्ड हो चुका था, तो जो जमींदार के पास देखा गया कि बहुत सारी लैंड थी और जितने भी फार्मर्स थे वो उनके टेनेंट हुआ करते थे। इसीलिए हम एक्चुअली ये लैंड रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन किया गया। लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें फार्मर्स को सिक्योरिटी देनी है, हमें लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फ्यूडल सिस्टम को एंड करना है और पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को भी कम करना है। तो जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं लैंड रिफॉर्म में, उसके अंदर आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी का क्या मतलब है? जमींदारी सिस्टम में मिडिलमैन होते थे, राइट? तो जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और प्रोडक्टिविटी कम होती थी इसकी वजह से, इसलिए जमींदारी को अबॉलिश करके लैंड डायरेक्टली फार्मर्स को ही दे दी गई। इसका क्या रिजल्ट हुआ? एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ फार्मर्स का, फार्मर्स की ओनरशिप बढ़ाई गई और रूरल पावर स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म्स में के अंदर हम तीन चीजों पर फोकस करते हैं। एक तो रेंट रेगुलाइजेशन, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और एक ओनरशिप राइट्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई स्टेट्स ने टेनेंट्स को लैंड खरीदने का राइट दे दिया गया कि आप टेनेंट्स हो, अब आप लैंड भी खरीद सकते हो। इससे क्या हुआ कि फार्मर्स को एम्पावरमेंट मिला और उनकी लगा कि हाँ हमारे लिए भी कोई काम कर रहा है, कॉन्फिडेंस आया। देन इज लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी लैंड ओन कर सकता है। एक्सेस लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने अक्वायर करके लैंडलेस जितने भी फार्मर्स थे उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका ऑब्जेक्टिव जो था मेन वो था इनइक्वालिटी को कम करना और स्मॉल फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड कराना। देन केम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इंडिया में जो फ्रेगमेंटेड लैंड थी वो मेजर प्रॉब्लम थी। तो जो टाइनी पीसेस ऑफ लैंड से जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो भी लो होती थी, इसलिए कंसोलिडेशन को लाया गया और जिसके अंदर हमने स्कैटर्ड लैंड को कंबाइन कर दिया, राइट? इससे क्या हुआ? एक तो हमारा मैकेनाइजेशन इजी हो गया, वेस्टेज कम हो गई और प्रोडक्टिविटी
इम्प्रूव हो गई। क्या-क्या अचीवमेंट्स हुए हमारे लैंड रिफॉर्म के? इससे जो पॉजिटिव रिजल्ट मिले उससे हमारा फ्यूडलिज्म एंड हुआ, हमारे फार्मर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो इंक्रीज हुआ, विलेज की इकोनॉमी इंप्रूव हुई और सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ, टेनेंसी राइट्स मिले और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ। लेकिन कुछ फेलियर्स भी थे लैंड रिफॉर्म के। क्या थे कि इसके अंदर जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही स्लो हुआ, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आए, लोगों ने इसमें बहुत रेजिस्ट किया जो ऑपोजिशन पार्टी थी, फॉल्स लैंड रिकॉर्ड्स बनाए गए, बहुत करप्शन हुआ, ठीक है, बहुत सारे लूप होल्स उसके अंदर देखे गए, सीलिंग लॉ के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे, इसलिए लैंड रिफॉर्म का जो फुल इम्पैक्ट था वो नहीं मिल पाया। नेक्स्ट केम ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का टर्निंग पॉइंट था। कब आया था ये 1916 में, जब फूड शॉर्टेज थी, तब फेमाइन का रिस्क भी था, राइट, इसीलिए साइंटिफिक एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। क्या क्या फीचर्स है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के? ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेन फीचर्स थे वो था हाई यील्ड सीड्स, HYV बोलते हैं हम इसको, HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करना, इरिगेशन को एक्सपैंड करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को लाना पेस्टिसाइड्स के ऊपर, फार्म मैकेनाइजेशन जिसमें ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल्स लगने और मल्टीपल क्रॉपिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? पहले पॉजिटिव को देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे उसके अंदर आता है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डबल हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी हो गई इंडिया के पास, स्पेशली व्हीट और राइस की, रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, फर्टिलाइजर्स और ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से, पॉवर्टी रिड्यूस हुई बहुत सारे रीजन में, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो थे वो पंजाब, हरियाणा और यूपी रहे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के। नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हैं तो रीजनल इम्बैलेंस हुआ, मेनली नॉर्थ इंडिया जो था वो ज्यादा बेनिफिट हुआ, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हुए, कुछ सॉइल डिग्रेडेशन, कुछ वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हुई, फिर जो रिच पुअर गैप था वो ज्यादा हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, केमिकल ओवर यूज से हेल्थ इम्पैक्ट आने लगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो मिक्स्ड इम्पैक्ट वाली पॉलिसी थी। नेक्स्ट केम कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन वेल्स, ट्रैक्टर्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड स्टोरेजेस। इन सब में जब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं एग्रीकल्चर में। हाई कैपिटल होगी तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी, बहुत सिंपल सा रूल है, ये एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं अब हम, सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी इंडियन इकोनॉमी का मेजर पिलर है। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, इनकम और मॉडर्नाइजेशन में ह्यूज कंट्रीब्यूशन लेके आता है। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर। सो इट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हर इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंट रोल प्ले करती है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं पहले। पब्लिक सेक्टर इंडिया का अगेन बैकबोन रहा है, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ, हेवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को कंट्रोल करना, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अंदर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं BHEL, SAIL, ONGC, इंडियन रेलवेज, ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। देन वी सी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉब्स जनरेट करता है, इनोवेशन लाता है और इकोनॉमी को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा टाटा ग्रुप, रिलायंस, इन्फोसिस, महिंद्रा, आई जितनी भी IT कंपनीज हैं, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की कंपनीज हैं, राइट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की इकोनॉमी का हार्ट है। इनके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि लो इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं ये, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, सो देयर इज हाई एम्प्लॉयमेंट। दीज आर मेजरली होम बेस्ड प्रोडक्शन एंड द रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल लोकली। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, खादी, एग्रो बेस्ड यूनिट्स। क्या इंपॉर्टेंस है SSI की?
और क्या इसका कंट्रीब्यूशन है? ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स को बढ़ाता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट देता है, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है। इसलिए एमएसएमईज इंडिया की बैकबोन इकोनॉमी कहलाता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं एसएसआई के साथ, वो क्या हैं? वो देख लेते हैं। एक तो फाइनेंस शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है, मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है इसकी और हमारा इर्रेगुलर पावर सप्लाई, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज और रॉ मटेरियल के भी बहुत इश्यूज देखे गए हैं। देन वी आल्सो लुक एट द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द एसएसआई। गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। They had come with MSME Act 2006, then Mudra loan, then cluster development program, credit guarantee scheme, Skill India mission. These policies SSI को strengthen करने के लिए launch की गई हैं और इन policies के ऊपर बहुत strongly काम हो रहा है. And this is where we finish our unit 3. सो क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं। यूनिट 3 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। देन वी हैड कम ऑन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट रोल्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डिटेल स्टडी किया। ये यूनिट अगेन सीसीएसयू में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। यूनिट 4 के ऊपर आ जाते हैं, विच इज ऑन प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इस यूनिट में हम इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम प्लान पीरियड में एग्रीकल्चर की पोजीशन और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विच इज आयरन एंड स्टील, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, इनकी प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट्स भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में लास्ट यूनिट में पढ़ा है, तो सीधा प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये हमें पता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। ये इश्यूज प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो अभी इनको देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इंडिया में जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है वो एक मेजर इशू है। फार्मर्स के पास बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड होते हैं, राइट, जिससे मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो अप्लाई नहीं हो पाती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फार्मर के पास 1 एकड़ लैंड है 4 अलग अलग जगहों पर, तो जो मैकेनाइजेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाता है और इससे प्रोडक्टिविटी भी लो होती है। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगेन इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड एवरेज से काफी कम है। क्या रीजंस हैं उसके? क्योंकि हमारे पास जो सीड्स की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, इरिगेशन हमारा लैक करता है, हम जो फार्मिंग टेक्निक्स यूज करते हैं वो बहुत पुरानी हैं, फर्टिलाइजर्स हमारे इम्बैलेंस्ड है और लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है विच इज ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो इसका क्या रिजल्ट है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो लो होती है और रूरल पॉवर्टी इंक्रीज होती चली जाती है। देन इज लैक ऑफ मैकेनाइजेशन। इसमें क्या है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन? अगेन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्मॉल लैंड होल्डिंग की वजह से है तो 4 एकड़ जमीन लेकिन चारों अलग अलग जगहों पे है, तो अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इरिगेशन करना चाहेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका जो लैंड एरिया है वो बहुत छोटा रह जाता है। सो इसीलिए मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम जो आती है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में वो है मॉनसून डिपेंडेंसी। इंडिया की जो 50% फार्मिंग है वो रेन फेड होती है। अगर मॉनसून कम हो जाए तो क्रॉप्स फेल हो जाता है सारा सारा। जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या राजस्थान में रेनफॉल पर ज्यादा डिपेंडेंस है। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून है भाई, मॉनसून इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो एग्रीकल्चर बहुत रिस्की बना देते हैं ये चीजें इसको। देन इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड रूरल इंडेप्टेडनेस, राइट। रूरल इंडेप्टेडनेस का मतलब है कि फार्मर्स के ऊपर जो लोन है उसको लेकर हम लोन लेकर काम चलाते हैं और जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से जो डेब्ट का ट्रैप, वो फार्मर जो है वो उस डेब्ट के ट्रैप में फंस जाता है। क्या रीजंस है लोन लेने के? क्योंकि उससे हमारा क्रॉप फेलियर हो गया, मान लो मॉनसून नहीं हुआ, फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है,
पुअर एमएसपी आउटरीच है और मिडलमैन का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेट्स नाउ लुक एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स के बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं। व्हाई? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम से हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। फर्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सेंसर बेस्ड फार्मिंग, ड्रोन्स, एचवाईवी सीड्स, सोलर पंप्स, ये सब एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी स्कीम्स फार्मर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और इन स्कीम्स की वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो डेब्ट ट्रैप में भी नहीं फंस पाते। थर्ड प्रोस्पेक्ट इज एग्री एक्सपोर्ट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगेन इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी डिमांड बहुत ज्यादा ग्लोबली इंक्रीज हो रही है। इससे फार्मर्स की जो अर्निंग है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। सो दीज आर द मेजर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर इन दी प्लान पीरियड। वी हैव सीन दैट प्लानिंग पीरियड में एग्रीकल्चर पर मेजर फोकस रखा जाता है। बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया जो था वो हमारा फूड डेफिशिएंट था। लेकिन अ, जब हम प्लान पीरियड की बात करते हैं, अब एग्रीकल्चर को हम प्रायोरिटीज पे रखते हैं। इनमें हम इन्वेस्टमेंट्स और इनमें हम अचीवमेंट्स को भी हम रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट प्लान से लेके 12th प्लान तक एग्रीकल्चर की पोजीशंस को समझते हैं। फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट प्लान में जो फोकस था वो रीबिल्डिंग एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट मेजरली इरिगेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर था। और सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस शिफ्ट हुआ, जहां पे एग्रीकल्चर थोड़ा निग्लेक्ट हो गया। फिर थर्ड प्लान आया और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। थर्ड प्लान के टाइम पे फूड शॉर्टेज हो गई, इसलिए मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। इससे जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ गया। एंड देन देयर वर लेटर प्लान्स। लेटर प्लान्स में जो फोकस हुआ वो रूरल क्रेडिट पे हुआ, इरिगेशन, टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन, एमएसपी सिस्टम और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे हुआ। राइट? So this is how we have to elaborate this answer if it comes in the examination. अब हम इंडिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को समझेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हेवी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और स्किल्ड मैन पावर यूज करते हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज आती है हमारी लार्ज स्केल में, वो उसमें आता है आयरन एंड स्टील, शुगर, कॉटन एंड टेक्सटाइल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारे बेस इंडस्ट्रीज हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा ऑटोमेशन, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सब स्टील पर ही डिपेंड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, लाइक ओल्ड मशीनरीज, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ द कोल, पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम्स के साथ-साथ कुछ प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गई हैं और न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी हो रहा है। देन कम्स शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जो है वो हमारी सीजनल इंडस्ट्री होती है और जो रॉ मटेरियल है इसका वो शुगर केन है। रॉ मटेरियल बेस्ड है शुगर केन, सीजनल नेचर है इसका। ठीक है, इसके इश्यूज के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो मेनली यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स हैं दैट देयर इज लो शुगर रिकवरी, देयर आर हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मिल्स आर वेरी ओल्ड एंड द प्राइसिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द मिल्स एंड द फार्मर्स जो कि कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगेन इंडिया का सबसे पुराना और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल। ये इंडस्ट्री मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। राइट? सो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आफ्टर एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो आउटडेटेड मशीनरीज, पावर शॉर्टेज, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और कंपटीशन फ्रॉम चाइना एंड बांग्लादेश, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। Let's now look at the role of small scale industries in Indian economy.
ये एसएसआई जो है, हमने पहले भी बात करी है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। उनका रोल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जनरेट करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, लो इन्वेस्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को रखना। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आर यूनिट 4। तो इस यूनिट 4 में हमने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को और प्रोस्पेक्ट्स की बात करी। हमने प्लान पीरियड का एग्रीकल्चर पोजीशन देखा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट्स की बात करी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी रोल को हमने डिटेल में समझा है। एग्जाम में इन टॉपिक से डायरेक्ट लॉन्ग आंसर्स भी आ जाते हैं। Lastly, we come on to Unit 5, which is on Indian banking system and नीति आयोग। इस यूनिट में हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, आरबीआई का रोल, कमर्शियल बैंक्स का रोल, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और लास्ट में हम नीति आयोग का फॉर्मेशन, फंक्शन एंड कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ब्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इसके मेजर कंपोनेंट्स में आता है हमारा आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। देन देयर आर कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एनबीएफसीज विच आर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। हर इंस्टीट्यूशंस का इकोनॉमी को सपोर्ट करने में एक यूनिक रोल होता है, right? Let's understand these banks one by one. First is Reserve Bank of India. I told you that it is also called as the central bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्टैब्लिश हुआ है और 1945 में नेशनलाइज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर से मेंशन करना। आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है और मॉनेटरी पॉलिसी भी कंट्रोल करता है। क्या क्या फंक्शंस है आरबीआई के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, उसको कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। इट एक्ट्स लाइक अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। सारे लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, कंप्लायंसेस को चेक करने का काम भी आरबीआई का है। इट इश्यूज द करेंसीज, जितने भी नोट प्रिंट करने का काम है एक्सेप्ट फॉर ₹1 वो सब आरबीआई करता है। बैंक, इट इज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकाउंट्स को सबको मैनेज करने का रोल भी आरबीआई का ही है। इट इज अ बैंकर्स बैंक। ये सारे बैंक्स को लोन देना, उनका सुपरविजन करना भी आरबीआई का ही रोल है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, सारे एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज करना भी आरबीआई का काम है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना भी आरबीआई का ही काम है। आरबीआई हमारी इकोनॉमी की बैकबोन इंस्टीट्यूशन है। लेट्स अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है किसके लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए वो बहुत सारे टूल्स यूज करता है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तो आरबीआई क्या करता है, वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। उससे जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। लोन्स महंगे होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाती है और फिर फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। सो दीज आर वेरियस टूल्स दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन and to maintain the economic stability. नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम देखते हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल्स हैं। इनका प्राइमरी रोल जो है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो इनका क्या रोल है? डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना और क्रेडिट को और क्रेडिट क्रिएशन करना। इनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं? वही अभी हमने बात करी, ये डिपॉजिट करेंगे, ठीक है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, लोन्स और एडवांसेस देंगे। लोन्स देने से क्या होता है? इंटरेस्ट करते हैं, लगाते हैं तो हमारा क्रेडिट जनरेट होता है। चेक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देना, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज देना, लॉकर फैसिलिटी देना, ये सब इकोनॉमी के डेली फाइनेंशियल ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। जब हम टाइप्स के ऊपर आते हैं तो वी सी दैट देयर आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी,
बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर में हमारे बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। फॉरेन बैंक्स में हो गया हमारा एचएसबीसी, सिटी बैंक्स। तो ये जो बैंक, इसमें हमारी जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन बैंक्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज 1975 में एस्टैब्लिश हुए थे। किस लिए हुए थे? सो दैट दे कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। इनका जो पर्पस था वो जो मेजर था वो था एग्रीकल्चर को फॉर्मल क्रेडिट देना, रूरल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे या लेबरर्स थे, उन लोगों को लोन प्रोवाइड कराना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर हमारा प्रथम बैंक है, आर्यवर्त बैंक है, काशी गोमती बैंक है, ये सब हमारे रीजनल रूरल बैंक एग्जाम्पल्स हैं। देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ओन किए जाते हैं और मैनेज भी होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ये किन किन टाइप्स के होते हैं? जैसे कि हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। ये रूरल क्रेडिट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। देन वी हैव डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स हमारे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस को प्रोवाइड करवाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एसएमईज को सपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया आईएफसीआई, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, आईसीआईसीआई। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लीज इसको एडजस्ट कर लेना। आईसीआईसीआई हिस्टोरिकल रोल प्ले करता है, राइट। ऐसे ही नाबार्ड है विच इज ऑल्सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। क्या फंक्शंस होते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक्स के? डेवलपमेंट बैंक्स के मेजर फंक्शंस होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सपोर्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस देना, रूरल क्रेडिट सपोर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, राइट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये रूरल सेक्टर का एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, इसलिए हम इसके ऊपर स्पेशल फोकस डाल रहे हैं। इनके जो फंक्शंस होते हैं दैट ऑल इंक्लूड्स रूरल क्रेडिट पॉलिसी, एग्रीकल्चर फाइनेंस, कोऑपरेटिव बैंक्स मॉनिटरिंग, एसएचजी बैंक लिंकेज एंड फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स। इसी तरीके से हमारा एग्जिम बैंक है। एग्जिम बैंक्स पे भी हम थोड़ा स्पेशल फोकस देंगे। ये मेजरली यूज होते हैं हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करने के लिए। इनका मेजर रोल होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट देना और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग करना। Let's now come on to the second part of the unit, which is नीति आयोग formation. 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट करता है। जरूरत क्या हुई? व्हाट वाज द नीड फॉर नीति आयोग? प्लानिंग कमीशन जो था हमारा वो बहुत ओल्ड मॉडल को फॉलो कर रहा था और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही थी, लेकिन इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग को हमें फास्ट करना था और उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी जरूरत थी, तो इसीलिए नीति आयोग को क्रिएट किया गया। कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो मिलके नीति आयोग को चलाते हैं? फर्स्ट इज द चेयरपर्सन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देन देयर इज वाइस चेयरपर्सन, governing council which includes all CMs and the lieutenant governors. There are full-time members, then there are part-time members, and there is a CEO. कमिंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, इसके क्या फंक्शंस होते हैं? पॉलिसी थिंक टैंक है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना, डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, इनोवेशन को एनकरेज करना, एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखना, अटल इनोवेशन मिशन को रन करना और ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना। कमिंग ऑन टू दी कंट्रीब्यूशन ऑफ नीति आयोग, नीति ने इंडिया के रिफॉर्म्स में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे डिजिटल इंडिया रोड मैप, मेक इन इंडिया सपोर्ट, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन,
water conservation programs. Then we have Startup India initiatives, then Atal Tinkering Labs for Innovation. तो नीति आयोग ने इंडिया को एक्चुअली मॉडर्न पॉलिसी डायरेक्शंस प्रोवाइड किए हैं. And this is where we finish our unit 5 also. Unit 5 में हमने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा है. हमने आरबीआई, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स को समझा. और लास्ट में हमने देखा कि नीति आयोग की फॉर्मेशन, फंक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, उनको हमने डिटेल में पढ़ा है. ये यूनिट भी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. अभी आप कहेंगे कि मैम आपने तो सारी यूनिट्स को इंपॉर्टेंट बता दिया. यस, बिकॉज हर यूनिट में से आपके मेजर क्वेश्चंस आ जाते हैं. I hope this marathon class will be useful for you to revise your overall syllabus in just 50 minutes. And all the best for your tomorrow's exam. Happy learning. Do like, share, and don't forget to subscribe. BBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. Thank you so much for watching.